हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज से हम स्टार्ट करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। तो 1 जुलाई की सीए आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन हैं, उन सब के आंसर आपको करने हैं और अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। 1 जुलाई के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं पहले हम उनसे शुरुआत करते हैं। तो 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। क्यों करते हैं भाई इस दिन को सेलिब्रेट? क्योंकि 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय मतलब बीसी रॉय को सम्मान देने के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिकल फील्ड में, इसके अलावा मेडिकल फील्ड के अलावा पॉलिटिक्स में भी उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा है बीसी रॉय का। तो बीसी रॉय को सम्मान देने के लिए 1991 में डिसाइड किया गया कि 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए 1 जुलाई 1991 से हम डॉक्टर बीसी रॉय की याद में, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, इसलिए हम नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि इनका पॉलिटिक्स में भी कंट्रीब्यूशन रहा है, तो बीसी रॉय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं 1948 से 1962 के बीच में। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के फ्रेंड एंड पर्सनल डॉक्टर भी रहे हैं बीसी रॉय। और क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी को ट्रीटमेंट करने का काम भी बीसी रॉय ने किया था। इसलिए हम 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई को हम नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी 1 जुलाई में मनाया जाता है। तो ये 2 दिन आपको याद रखने हैं जिसमें डॉक्टर्स डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो जो बच्चा पहली बार आ रहा है उनको मैं बता दूं, 2 जगह हैं जहां से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। पहला है हमारा टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। अगर टेलीग्राम से कोई भी दिक्कत आ रही है पीडीएफ डाउनलोड करने में तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो जो कि प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप फ्री कंटेंट जो सेक्शन है वहां से करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेना और जो लोग भी एलिजिबल है, फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, आप उसे फिल कर लेना। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इसी एसएससी की तैयारी को और मजबूत करने, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज स्टार्ट की है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, फिर मीडिवल हिस्ट्री एंड देन एंशिएंट हिस्ट्री को हम पीवाईक्यू पिछले 5 साल के क्वेश्चंस के साथ करेंगे। कल मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ, क्यों हुआ और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्प्लिट कब हुआ एंड सूरत स्प्लिट कब हुआ, कौन कौन से सेशन हुए, वो सारा वीडियो बनाया हुआ है। लगभग 20 मिनट का वीडियो है, तो आप उसे जाके हिस्ट्री प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले कुछ पर्सन्स के नाम याद करते हैं हम जो कि न्यूज़ में हैं। सबसे पहले है यहाँ पर अजय भटनागर। इन्हें सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है। क्या बन गए हैं ये? स्पेशल डायरेक्टर बन गए हैं सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम सीबीआई को कहते हैं। सीबीआई का फॉर्मेशन 1963 में हुआ था और न्यू दिल्ली में आपको सीबीआई का हेड ऑफिस मिल जाएगा। तो सीबीआई में जो स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए हैं वो एक आईपीएस ऑफिसर अजय भटनागर को बनाया गया है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ये एडिशनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये एडिशनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। अब इन्हें स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है। तो एडिशनल डायरेक्टर कौन होगा? ये जो दोनों पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों आईपीएस ऑफिसर है, अनुराग एंड मनोज शशिधर, इन दोनों को एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है सीबीआई में। ओके, इसके अलावा शरद अग्रवाल जॉइंट डायरेक्टर है और इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। तो आपको यहाँ पे अजय भटनागर का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए हैं। अगली पर्सन जो न्यूज़ में है वो है मैरी कॉम, जो कि अभी प्रेजेंट डे में हमारी राज्यसभा की मेंबर भी हैं। बॉक्सिंग चैंपियन रही हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट भी रही हैं। बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक मेडल लाके देने वाली कौन है? मैरी कॉम ही है। तो बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम नेम्ड ग्लोबल इंडियन आइकन एट यूके इंडिया अवार्ड्स। तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया की पहली ओलंपिक मेडलिस्ट इन वीमेन बॉक्सिंग मैरी कॉम, इन्हें सम्मान दिया जा रहा है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड कौन बन गई है? मैरी कॉम एट द
यूके इंडिया अवार्ड्स इन द साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड। अब हमारे जो यहाँ पे हाई कमिश्नर हैं, इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके विक्रम दोराईस्वामी, उनके द्वारा अवार्ड दिया गया है मैरी कॉम को। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन जो है उनको हम याद कर लेते हैं। तो देखिएगा, इनको तो आप जान चुके हैं, ये है यूके के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ऋषि सुनक। ये कौन है? ये है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लास्ट आप कह सकते हैं सर्वाइविंग सिख वेटरनर, मतलब जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट किया था। तो इन्हें कुछ अवार्ड दिया गया है ऋषि सुनक के द्वारा, उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। इनका नाम है राजिंदर सिंह भट्ट, ऑनर्ड विद पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023। तो पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है? राजिंदर सिंह दत्त को दिया गया है। और ये अवार्ड इन्हें किसने प्रेजेंट किया? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के द्वारा इन्हें यह सम्मान दिया गया है। वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग सिख सोल्जर है जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में मतलब पार्टिसिपेट किया था। और कोई भी पर्सन अपनी कम्युनिटी के लिए या लोगों को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो, उन्हें ये पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ नेशनल एंड स्टेट न्यूज़ पे। हम बात करने जा रहे हैं 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस, मतलब 17वें नंबर की भारतीय सहकारी महासम्मेलन को आज इनॉग्रेट करने वाले हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 2 दिनों तक चलने वाली है। कहाँ पर? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन है इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस का। 1 जुलाई में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है और इसमें प्रेजेंट रहेंगे अमित शाह भी। इस कॉन्फ्रेंस को चेयर कौन कर रहे हैं? अमित शाह कर रहे हैं। थीम क्या है? अमृत काल, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन फ्रॉम अ वाइब्रेंट इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो गया। तो जब किसी बैंक का मर्जर होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो ओपन अकाउंट है या नंबर ऑफ आप बोल सकते हैं अकाउंट होल्डर हैं, कस्टमर हैं, उनकी संख्या तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे यही सिनेरियो देखने को मिला और ऐसा मर्जर के बाद इनकी रैंकिंग पहुंच गई है 4th नंबर पे। आइए हम ब्लूमबर्ग की रैंकिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आफ्टर मर्जर मतलब विलय के बाद HDFC दुनिया के सबसे वैल्यूएबल बैंक्स की लिस्ट में शामिल हो गया। यहाँ पे आप टॉप 10 वैल्यूएबल लिस्ट देख सकते हैं, बैंकों की लिस्ट देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको JP मॉर्गन देखने को मिलेगा। सेकेंड नंबर पे आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। नेक्स्ट है बैंक ऑफ अमेरिका और 4th नंबर पे आप देख रहे हैं HDFC कंबाइंड लिखा है। कंबाइंड का मतलब HDFC और HDFC बैंक दोनों का मर्जर होने के बाद वो कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे HDFC बैंक जो है बैंक लिमिटेड, इसका वैल्यूएशन $127 बिलियन का है और इसमें 120 मिलियन कस्टमर जुड़े हुए हैं। जिस मतलब 120 मिलियन कस्टमर मतलब पॉपुलेशन, अगर कस्टमर की पॉपुलेशन देखो तो वो जर्मनी की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड कैनरा बैंक के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक MOU साइन हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने साइन किया है, मतलब जरूर ना जरूर ये आर्ट को प्रमोट करने की कोई बातें कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात समझी आप लोगों ने। हमारी कंट्री में कई सारे बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो कि वो अपने आर्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना सर्वाइवल वो कैसे देखेंगे। मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा मतलब संगीतकार था, बहुत बड़ा तबला वादक था, तबला बजाया करता था, लेकिन अब एज हो गई है, 75-80 ईयर्स के हो गए हैं, तो वो आर्टिस्ट कैसे सरवाइव करेंगे। तो उनको भी एक पेंशन मिलनी चाहिए ना, उसी के लिए इस पूरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और कैनरा बैंक ने एक MOU साइन किया है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए आर्टिस्ट को, जो हमारी कंट्री के प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं उनके लिए। अंडर द स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेटरनर आर्टिस्ट, जो 60 साल से ऊपर के आर्टिस्ट हैं, 60 ईयर्स के ऊपर हैं, उनको 6,000 पर मंथ यहाँ पर फाइनेंशियल स्टाइफेन या असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कैनरा बैंक की बात हुई है, 1906 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, बेंगलुरु में हेड ऑफिस है। इंडियाज लार्जेस्ट एयर फोर्स एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज अक्टूबर नवंबर में होगी, अभी बस इंडिया प्लानिंग कर रहा है।
ठीक है, अभी हुई नहीं है और अभी होनी नहीं है, अक्टूबर नवंबर में होगी। तो इंडिया की लार्जेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम है तरंग शक्ति। क्या नाम है? तरंग शक्ति। इसमें उम्मीद दिखाई जा रही है कि लगभग 12 कंट्रीज जो हैं उनके एयर फोर्सेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें श्योर है कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके की एयर फोर्स यहाँ पे शामिल होंगी इस एक्सरसाइज तारंग शक्ति में। ये लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज होने वाली है जो कि भारत कंडक्ट करेगा, अक्टूबर नवंबर में से कंडक्ट किया जाएगा। तारंग शक्ति एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए अलग अलग कंट्री की जो मतलब अलग अलग कंट्री के जो एयर फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगी, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज किया जाएगा और इन सभी एयर फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्ड किया जाएगा, ये इसका मकसद है। अब इंडियन एयर फोर्सेस की कुछ और एक्सरसाइज रिसेंटली हुई हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अप्रैल में इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी एक्सरसाइज कॉप इंडिया 2023। ये एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? 3 बेस में हुई थी। कहाँ पर? आगरा, पनागढ़ और कलाईकुंडा। इसके अलावा इसमें 2023 में आपने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज ओरियन। ठीक है, और इंडिया और ग्रीस के बीच में हुई थी INIO CHOS एक्सरसाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम जब किसी नेता को सम्मान देना होता है तो उसके स्टैच्यू बनाए जाते हैं या उसके नाम पे किसी स्टेडियम का नाम रख दिया जाता है। आपने सुना है? कोई एक शहर ही बसा दिया हो। बिल्कुल सुन लो, नहीं सुना तो आज सुन लो। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं हमारी एक कंट्री के बारे में जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान आप यहाँ पे देख सकते हैं कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री भी शेयर कर रहा है और इसकी कैपिटल आपको अशकावत देखने को मिलती है। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान ने अनवील किया है अर्काडाग, अ स्मार्ट सिटी इन ऑनर ऑफ द नेशनल लीडर। तो एक नेशनल लीडर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान के और उनका नाम है गुरबांगुली बार्डीमुखामेदोव। ठीक है, इनके सम्मान में, क्योंकि ये प्रेसिडेंट रहे 2006 से लेकर 2022 तक, इसलिए इनके सम्मान में एक स्मार्ट सिटी बनाई गई है जिसके लिए $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है और इस सिटी का नाम है अर्काडाग। तो अर्काडाग सिटी कहाँ पर ओपन की गई है, कहाँ पे इसको मतलब बनाया गया है? आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, और अर्काडाग का मतलब होता है प्रोटेक्टर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो क्लॉथ आपको दिख रहा है ये रेशम का है और इसमें देखो कुछ लिखा हुआ है, आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ये चाइना में मिला है। ठीक है, 5 कलर सिल्क इंपीरियल एडिक्ट फाउंड इन नॉर्थ चाइना हेबाई प्रोविंस। तो उत्तरी चीन के हेबाई प्रांत में 5 रंगों वाला रेशम शाही शिलालेख मिला है। ये एडिक्ट यहाँ पर हमको मिला है। किसके जमाने का एडिक्ट है? अब देखो, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हम कई सारे राजा रानियों के बारे में बात करते हैं, कई सारी डायनेस्टीज के बारे में बात करते हैं कि पहले दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के बाद किस तरीके से मुगल आए, है ना, हम ऐसी बातें करते हैं। तो वैसे ही हर एक कंट्री का अपना एक इतिहास रहा है, अपनी एक हिस्ट्री रही है। तो यहाँ पर ये जो 5 कलर सिल्क इंपीरियल एडिक्ट मिला है, ये बताया जाता है कि ये एडिक्ट क्विंग डायनेस्टी का है। कहाँ से है? क्विंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है और इस डायनेस्टी ने चाइना में रूल किया है 1644 से लेकर 1911 तक इसने यहाँ पर रूल किया है। किंग डायनेस्टी को चिंग डायनेस्टी या मांचू डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1644 से 1912 या 1911 तक रूल किया है। इन्होंने किसे प्रिसीड किया था? तो मिंग। पहले यहाँ पे देखेंगे चाइना में 1368 से लेकर 1644 तक मिंग डायनेस्टी थी। ठीक है, और मिंग डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नदर्न चाइना में क्या था? नदर्न चाइना में कुछ मांचू पीपल थे। वो मांचू पीपल यूनाइट हुए और उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट द मिंग डायनेस्टी और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को उन्होंने पार किया, चाइना को इन्वेट किया और मिंग डायनेस्टी को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। और उसके बाद आ गई कौन? क्विंग डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। ये लोग लगातार अपनी बहुत बड़ी आर्मी बनाए हुए थे और लगातार अलग अलग टेरिटरी को एनेक्स करते जा रहे थे। तो किंग डायनेस्टी ने मंगोलिया, नॉर्थ ईस्ट चाइना, जिनजियांग, तिब्बत, ताइवान, इन सबको एनेक्स कर लिया। तो आप देख सकते हैं इनके समय का चाइना कितना बड़ा चाइना था, लार्जेस्ट चाइना। ठीक है, और उनके समय का ही ये एडिक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन।
अब देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके हाथों में पत्थर थमा दिया जाता है और वो कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, या बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है ना। इस तरीके की एक्टिविटी आप लोगों ने देखी होंगी जब भी वॉर की कंडीशन होती है, युद्ध होते हैं, तो आतंकवादी संगठन जो होते हैं वो अपने ग्रुप में इन बच्चों को शामिल कर लेते हैं, या कई बार कोई वॉर चल रहा है तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं या मर जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो उसी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट है, इम्पैक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन, इंडिया रिमूव्ड फ्रॉम यूएनएसजी रिपोर्ट। अब ये क्या कहानी है, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट टाइम सिंस 2010, पहली बार 2010 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल हैज रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम द 2023 रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट इन द व्यू ऑफ मेजर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। देखिएगा, इसके पहले की कहानी हम देखते हैं कि इसके पहले से जब से रिपोर्ट आ रही थी 2022 तक की रिपोर्ट में भारत का नाम उभर के आता था कि भारत में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। प्रीवियसली देखा जाए तो कई सारे बच्चों को, कई सारे बॉयज़ को आर्म ग्रुप में जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो रिक्रूट किया गया था। ठीक है, कई इन 2022 अ हायर नंबर ऑफ वायलेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन वन कन्फर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। एक रिपोर्ट के अनुसार हमको जानकारी मिलती है कि हाईएस्ट नंबर वर रिपोर्टेड फॉर द किलिंग ऑफ 2985 चिल्ड्रंस। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो एरिया है वहाँ पे रिपोर्ट किया गया था कि 2985 चिल्ड्रंस की डेथ हुई है। 7622 चिल्ड्रंस जो हैं उनको अलग अलग फोर्सेज में, अलग अलग आर्म ग्रुप्स में रिक्रूट किया गया है और 3985 चिल्ड्रंस का अपहरण कर लिया गया है, उनको चोरी कर लिया गया है। 2022 तक के पहले ये रिपोर्ट चल रही थी। फिर कुछ मेजर्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिए बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा भारत का नाम इस रिपोर्ट से जो है वो रिमूव कर दिया गया कि भारत अब मेजर कर रहा है, मेजर ले रहा है और उसमें धीरे धीरे रेट जो है वो डिक्लाइन होंगे। अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ वायलेशन देखते हैं चिल्ड्रंस के खिलाफ तो वो कहाँ पर आपको मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इजराइल, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, सोमालिया, सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान एंड यमन। ओके, अब बात करेंगे CAAC रिपोर्ट, मतलब चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट। इसको 1996 में शुरू किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इसके लिए एक रिजोल्यूशन पास किया गया और उसके बाद CAAC को तैयार किया गया। इनका मेन एजेंडा यही है कि जो बच्चों के खिलाफ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बच्चों को अपहरण किया जा रहा है, उनको आर्म फोर्सेस में पहुंचाया जा रहा है, बच्चों की किलिंग हो रही है, वो इंजर्ड हो रहे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करना इनका मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 64th GEF काउंसिल। तो 64th नंबर की GEF काउंसिल कहाँ हुई है, ब्राज़ील में हुई है 26 से लेकर 29 जून के बीच में, और भारत भी इसका हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है, काउंसिल मीटिंग के बारे में। तो 64th नंबर की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल मीटिंग कहाँ हुई है, ब्राज़ील में हुई है। और यहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी है उसने डिसाइड किया है कि वो $1.4 बिलियन इन्वेस्ट करेगी कहाँ पर, टैकल करने क्लाइमेट चेंज को, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन क्राइसिस से निपटने के लिए। सबसे अधिक जो पैसा दिया जाएगा अगर किन कंट्री को बांटा जाएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैटिन अमेरिका, कैरेबियन रीजन और इसके बाद अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फंडिंग की जाएगी। अब ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और कई सारे ग्रुप्स भी शामिल हैं। तो बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये टॉप रेसिपेंट है 18 इम्प्लीमेंटेड एजेंसी फॉर GEF। ठीक है, अब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, जिसको ट्रस्ट फंड भी कहा जाता है, इसका मकसद हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है और कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना, इसको इम्प्लीमेंट करना है 2030 तक। अब बात करेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसकी शुरुआत होती है 1992 में जब रियो अर्थ समिट होता है। इसका मकसद तो आपको समझ में आ गया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें 184 कंट्रीज मेंबर हैं, भारत भी इसमें शामिल है। इसका सचिवालय या सेक्रेटरीट कहाँ है, वॉशिंगटन DC में आपको मिल जाएगा। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी हमें पढ़ लेनी चाहिए, जिनमें से 2-3 न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ समझ में आती हैं।
हम बात कर रहे हैं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के बारे में। रिसेंटली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कोरिया में कंक्लूड हुई है। फाइनल जो मैच खेला गया था वो इंडिया और ईरान के बीच में खेला गया था। तो इंडिया वॉन द टाइटल बाय डिफीटिंग ईरान इन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीत ली है? इंडिया ने जीत ली है, भारत ने जीत ली है। नेक्स्ट है, जर्मनी लग्जरी कार ब्रांड ऑडी हैज अपॉइंटेड Gernot Dollner as a chairman of the board of management। इनका टेन्योर 1 सितंबर से इफेक्ट में आएगा। अब बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। इंडिगो हैज बिकम इंडियाज लीडिंग एयरलाइन टू क्रॉस 1 ट्रिलियन रुपीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में अनुसंधान चिंतन शिविर। अनुसंधान चिंतन शिविर दिल्ली में आयोजित किया गया DRDO के द्वारा, जिसका एम क्या था? प्रमोटिंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। नेक्स्ट बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 2 रेसलर्स को परमिशन दे दी है। 2 रेसलर कौन कौन से? विनेश फोगाट है और दूसरे हैं बजरंग पुनिया। इन दोनों को परमिशन दे दी है कि ये अलग अलग जो ट्रेनिंग कैंप में जाके रेसलिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं अंडर द टॉप्स, मतलब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो विनेश फोगाट जो रेसलर हैं वो जाएंगे किर्गिस्तान एंड बजरंग पुनिया जाएंगे हंगरी ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है। अब IIT खड़गपुर डेवलप कर रही है टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन रेलवे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था कुछ समय पहले उड़ीसा में कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन्स का, राइट। यहाँ पे इसलिए IIT खड़गपुर जो है वो डेवलप कर रही है टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम, जो कि बेस्ड होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से फॉर इंडियन रेलवे। अंत में बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन पे। अच्छा, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, लगभग वो वीडियो 50 सेकंड का रहा होगा। तो 50 सेकंड तो आप दिन भर में समय निकाल ही पाते होंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो रिसेंटली वो सारी राइस की वैरायटी जिनको GI सर्टिफिकेशन दिया है, मैंने उनको शॉर्ट वीडियो में कवर किया था। और उसी शॉर्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जोहा राइस किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो जोहा राइस तो बिलोंग करता है असम से। ये तो शॉर्ट की बात हो गई, शॉर्ट वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। लेकिन आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में? जोहा राइस अभी न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर्स ने कुछ बात का पता लगाया है। क्या बात पता लगाई है इन्होंने? तो साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंडक्टेड अ रिसर्च ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ जोहा राइस, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया मतलब स्पेशली असम में ग्रो होता है। इसमें पता लगाया गया इसके पास जो एजेंट है वो रिड्यूस करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब हमारी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं जोहा राइस। नेक्स्ट है, रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप पुरुषोत्तम रुपाला ने लॉन्च की है। इसको फंड किस स्कीम के अंतर्गत किया गया है? इट इज फंडेड अंडर विच स्कीम? तो मैंने बताया था आपको, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। याद आया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रिसेंटली उत्तर प्रदेश को प्रोडक्ट्स को GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो कितने प्रोडक्ट हैं? तो 7 प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बताया था यूपी के। ऑपरेशन कन्विक्शन किसने लॉन्च किया है? किस स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा यूपी, ऑप्शन ए। 6 दिव्य कला मेला कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है जयपुर में, ऑप्शन डी। Which of the following institute has topped the QS World Ranking 2024? तो MIT ने टॉप किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द फेडरल बैंक? तो फेडरल बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बन गए? AP होता बन गए। रोहित जावा किस कंपनी के MD एंड CEO बन गए हैं? ये न्यूज आज की नहीं है, ये न्यूज मार्च की है, बट अभी अपनी पद पे पहुंचे हैं इसलिए वापस से हमने इसको डिस्कस कर लिया। मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तब हमने इसको डिस्कस किया था। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रोहित जावा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वीमेंस क्रिकेटर हैज रिसेंटली ज्वाइंट MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमिटी? तो आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। हेलियोपोलिस मेमोरियल जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया, किस कंट्री में है? जापान, USA, इजिप्ट या फिर जर्मनी? और ये हेलियोपोलिस मेमोरियल बड़ा खास है भारत के लिए क्योंकि यहाँ पे लगभग 3500 इंडियन सोल्जर की ग्रेव है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था।
ओके, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में कर लेते हैं, तो मिलते हैं कल। टेक केयर एंड बाय बाय।